अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजियोलॉजी इन 10 मिनट्स वीडियो लेक्चर। सो गाइस, आज का जो लेक्चर है वो टोटली चैप्टर नंबर 1 के जो फर्दर ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है रेगुलेशन ऑफ द बॉडी फंक्शन, और उसमें नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम, स्किन को, इम्यून सिस्टम और जो हमारे पास रिप्रोडक्शन है उनको हम लोग पढ़ेंगे। सो गाइस, बेसिकली अगर हम लोग नर्वस सिस्टम की बात करें तो गाइटन ने इसको इस तरीके से इसका इंट्रोडक्शन दिया है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसके 3 मेन पोर्शन होते हैं। एक इनपुट पोर्शन, सेकंड इज हमारे पास इंटीग्रेटिव पोर्शन एंड थर्ड इज द मोटर पोर्शन। सो आउटपुट पोर्शन, तो हमारे पास मतलब जो पहला पोर्शन है वो हमारे पास सेंसरी इनपुट पोर्शन है। मतलब हमारी बॉडी में सबसे पहले सेंसरी जो ऑर्गन्स मतलब सेंसरी रिसेप्टर्स हैं वो सेंस करेंगे, देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिटेक्ट करेगा ओके कि हमारे पास सेंसेस ने डिटेक्ट किया, फिर वो हमारे पास जो भी सिग्नल्स हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के तक गए सेंसरी न्यूरॉन के जरिए, एंड देन मोटर न्यूरॉन के जरिए हमारे इफेक्टर्स ने जो है वो इम्पल्सेस या जो भी हमारे पास जो रिजल्ट था या फिर जो भी हमारे पास एक कह सकते हैं कि कमांड जो उसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने दी कि अब इफेक्टर को जो काम करना है, तो वो सब कुछ किसके जरिए जाएगा, मोटर न्यूरॉन्स के जरिए। कहाँ तक जाएगा हमारे पास, जो हमारे पास इफेक्टर्स हैं वहाँ तक जाएगा। तो 3 हमारे पास बेसिक पोर्शन होते हैं नर्वस सिस्टम के। मतलब वो किस किस चीज से कंपोज होता है, सेंसरी इनपुट पोर्शन, सेकंड कंट्रोल नर्वस सिस्टम एंड थर्ड इज द मोटर आउटपुट पोर्शन। तो ये हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में उसने बताया था। अगर हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एग्जांपल्स लें तो फॉर एग्जांपल स्किन है, ठीक है। स्किन के अंदर फर्दर रिसेप्टर्स होंगे, सेंसरी रिसेप्टर्स होंगे जो कि डिटेक्ट करेंगे सिग्नल्स लाइक टच। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं उसके बाद वो सारे सिग्नल्स कहाँ जाएंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाएंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम फिर वहाँ पे कमांड अपनी एक देगा कि भाई अब ये जो ऑब्जेक्टिव है इसको हमें टच करना है या नहीं करना। तो फिर ये सेकंड्स और माइक्रो सेकंड्स में ही काम होते हैं, ये सेकंड्स में काम होते हैं। और फिर वो मोटर जो हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारे पास इफेक्टर्स तक जाते हैं उन सिग्नल्स को लेके, और फिर हमारे जो इफेक्टर्स होते हैं वो फर्दर काम करते हैं कि हमें इस चीज़ को हाथ लगाना है या नहीं लगाना। इसी तरीके से अगर हम लोग बात कर लें आइज़ की, तो आइज़ भी एज ए सेंसरी ऑर्गन्स काम करती हैं। कोई भी विजुअल ऑब्जेक्ट होता है हमारी सराउंडिंग्स में तो उनको हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जो है वो सेंसेस पहुंचाती हैं कि ये हमारे पास डिफरेंट चीज़ हम लोग जो देख रहे हैं, फिर इफेक्टर काम करता है। तो ये एग्जाम्पल है कि किस तरीके से हमारी बॉडी जो है वो काम करती है। अच्छा, गाइटन ने ये भी चीज़ बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब की है कि हमारे पास जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो है वो कंसिस्ट होता है। मेनली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कंसिस्ट होता है। सो अब ब्रेन का क्या काम होता है कि वो हमारे पास स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को, जनरेट करता है और क्रिएट करता है एम्बिशन, और डिटरमाइन करता है रिएक्शन कि हमारी बॉडी को किस तरीके से जब भी कोई भी रिस्पॉन्स, जब भी कोई सेंसेस आएंगे, कोई भी सेंसरी रिसेप्टर जो है कोई भी चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में डिटेक्ट करेंगे, तो हमारा जो मोटर इफेक्टर्स हैं, हमारे जो इफेक्टर्स हैं वो किस तरीके से काम करेंगे, ये सब कुछ ब्रेन डिटेक्ट करता है। ब्रेन बताता है कि अब कौन सा फंक्शन किस तरीके से होगा और कौन सी चीज़ जो है वो किस तरीके से परफॉर्म हो गई। तो हम लोगों ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ लिया। अच्छा गाइस, एक लाइन गाइटन ने बहुत अच्छी की है कि जो इम्पोर्टेंट जो हमारे पास एक नर्वस सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होता है जिसे हम लोग ऑटोमेटिक सिस्टम कहते हैं। उसका काम क्या होता है, ऑटोमेटिक सिस्टम का काम ये होता है कि हमारी बॉडी के वो फंक्शंस जो हम लोग खुद जो है वॉलंटरी नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब वो हम लोग जो फंक्शंस हम खुद परफॉर्म नहीं कर सकते, हम कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो हम लोग खुद कंट्रोल नहीं करते, वो ऑटोमेटिक होते हैं, ठीक है। उनके अंदर ऑटोमेटिकली में हमारे पास कौन कौन से हैं, हमारे पास जैसे हार्ट बीट होती है, हमारे पास हार्ट की जो पंपिंग होती है वो इस तरीके से गैस्ट्रोएंटेराइन ट्रैक्ट जो होते हैं हमारे पास, और सिक्रीशन होती है बहुत सारे ग्लैंड्स की। तो ये सारे फंक्शन जो होते हैं वो ऑटोमेटिक हमारे पास सिस्टम हो रहा होता है। ये मतलब हमारी बॉडी खुद परफॉर्म करती है, खुद ब खुद हमारी बॉडी जो है इन्हें कंट्रोल करती है, ठीक है। तो ये एक ऑटोनॉमिक जो हमारे पास सिस्टम होता है वो नर्वस सिस्टम का एक मेन पार्ट है और सेगमेंट है जो कि खुद ब खुद हमारी बॉडी के जो फंक्शंस को रेगुलेट करता है। लाइक जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं बेसिकली, लाइक हमारे पास जीआईटी ट्रैक्ट में कौन सी सिक्रीशंस होनी है, हार्मोन्स की कौन सी सिक्रीशन होनी है, पंपिंग ऑन हार्ट किस तरीके से होनी है। सो ये हमारे पास नर्वस सिस्टम था कि किस तरीके से गाइटन ने डिस्क्राइब किया। तो गाइटन ने वही बताया कि 3 मेजर पार्ट्स होते हैं इसके। हमारे पास हम लोगों ने पढ़ लिया, इनपुट पोर्शन होता है, फिर इंटीग्रेटिव पोर्शन होता है, देन मोटर पोर्शन होता है, मोटर आउटपुट पोर्शन होता है। फिर एग्जांपल्स लाइक अगर हम लोग एयर्स की एग्जांपल ले रहे हैं वो भी एज अ
सेंसरी ऑर्गन काम कर रहे हैं, आइज की एग्जांपल ले लें हम लोगों ने, स्किन की एग्जांपल ले ली, किस तरीके से फंक्शन होगा, फिर ये सिग्नल किस तरीके से ट्रांसमिटेड होंगे, ये सब कुछ पढ़ा। देन उसके बाद हम लोगों ने ऑटोमेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ा कि वो इंटरनल ऑर्गन के जो फंक्शंस होते हैं उनको रेगुलेट करता है, उनको मेंटेन करता है, उनको परफॉर्म करता है। तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन था सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, जो गाइडेंस के चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया था। अब हम लोग हार्मोनल सिस्टम की बात करते हैं कि हार्मोनल सिस्टम क्या होता है। गाइस एक्चुअली हमारी बॉडी में बहुत सारी, हमारी बॉडी इस तरीके से ऑर्गेनाइज है कि उसमें बहुत सारे केमिकल मैसेंजर सिस्टम्स होते हैं जो कि परफॉर्म कर रहे होते हैं। मतलब बहुत से ऐसे केमिकल मैसेजिंग सिस्टम्स होते हैं जो कि कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे होते हैं, और हमारी बॉडी जो है फिर फंक्शंस जो है उनके रिस्पांस में हमारी बॉडी जो है वो फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती है। तो अगर हम लोग हार्मोन सिस्टम की बात करें तो हमारी बॉडी में 8 इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ठीक है। वो इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो बहुत सारे केमिकल मैसेंजर जो हैं वो हमारे पास सिक्रीट करते हैं। लाइक अगर थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, उसके अलावा अगर हम लोग एग्जांपल लेंगे एडिनोकॉर्टिकल ग्लैंड है हमारे पास। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब हैं और पोस्टीरियर लोब है। सो ये हमारे पास इस तरीके से 8 इंपॉर्टेंट जो हैं वो फर्दर भी 8 इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास ग्लैंड्स हैं जो डिफरेंट टाइप की सिक्रीशंस जो है वो सिक्रीट्स करते हैं। तो वो जो केमिकल सिक्रीट करते हैं उन्हें हम लोग हार्मोन्स कहते हैं। अच्छा, अब हार्मोन्स का क्या काम होता है? हार्मोन्स किस तरीके से, देखिए नर्वस सिस्टम जो था वो हमारे पास सेकंड्स में काम करता था। सेकंड में हमारी बॉडी वो काम करती है, नर्वस सिस्टम जल्दी से डिटेक्ट करता है, और सेकंड्स में जो है वो इफेक्टर्स काम करते हैं थ्रू मोटर न्यूरॉन्स के जरिए। हार्मोनल सिस्टम जो होता है वो लॉन्ग टर्म सिस्टम होता है। ये हमारे पास पहले हार्मोन्स रिलीज होंगे, फिर रिसेप्टर्स उन्हें डिटेक्ट करेंगे टारगेटेड सेल के अंदर, देन वो काम जो है वो परफॉर्म होगा। तो ये हमारे पास बहुत ही स्लो प्रोसेस है, लेकिन ऑल्सो बहुत स्ट्रॉन्ग हमारी जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, और हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को बहुत अच्छे तरीके से रेगुलेट करता है। अब हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। वो केमिकल मैसेंजर ईसीएफ के अंदर जो है सबसे पहले ईसीएफ के अंदर वो ट्रांसपोर्ट होंगे, और फिर ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में जो है वो सर्कुलेट करते हैं, और पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ पर जिससे जहाँ जहाँ इनके रिसेप्टर पाए जाते हैं वो रिसेप्टर इन्हें डिटेक्ट करते हैं, और फिर वहाँ पे जो टारगेटेड सेल का फंक्शन होता है ये हार्मोन्स वहाँ पे जाके उस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। सो लाइक अगर हम लोग थायराइड और फिर इस तरीके से वो सेल के टिश्यूज़ के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग थायराइड हार्मोन की बात करें तो ये इंक्रीज करता है रेट ऑफ मोस्ट केमिकल एक्टिविटीज़ जो सेल के अंदर हो रही होती हैं। जो भी केमिकल प्रोसेसेस सेल के अंदर हो रहे होते हैं उनको, उनके रेट को जो हमारे पास इंक्रीज करता है वो थायराइड हार्मोन होता है। इसी तरीके से अगर इंसुलिन की बात करें तो वो ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म में बहुत जो है वो हमारी हेल्प करता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग एडिनोकॉर्टिकल हार्मोन की बात करते हैं तो एडिनोकॉर्टिकल हार्मोन क्या करता है हमारे पास, वो हमारे पास सोडियम आयन, पोटेशियम आयन और प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म जो होती है उनको हमारी बॉडी में परफॉर्म करता है, उनको रेगुलेट करता है, और ये इस तरीके से हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास जो है पैराथायराइड हार्मोन है वो बोन कंट्रोल करता है बोन कैल्शियम और फॉस्फेट को, मतलब बोन के अंदर जो कैल्शियम होता है और जो फॉस्फेट होता है उनको जो हमारे बॉडी में रेगुलेट करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वो हमारे पास कौन सा ग्लैंड होता है, वहाँ पे हमारे पास पैराथायराइड जो हार्मोन्स होते हैं, पैराथायराइड हार्मोन हो गए, थायराइड हार्मोन हो गए, पैराथायराइड हार्मोन हो गए, इंसुलिन हो गए, एडिनोकॉर्टिकल हार्मोन हो गए। तो ये डिफरेंट टाइप के वेरियस टाइप्स के जो है वो हार्मोन्स हैं जो कि डिफरेंट ऑर्गन ग्लैंड जो हैं वो हमारे बॉडी में सिक्रीट करते हैं। तो ये हमारे ब्लड में एंडोक्राइन ग्लैंड, मतलब हमारे ब्लड में ये सर्कुलेशन होती है, डेक्लेट्स ग्लैंड्स होते हैं जो कि ये सारे सिक्रेशन कर रहे होते हैं। अब मेजर जो है नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम का लिंक क्या है, तो गाइस हार्मोनल सिस्टम जो होता है वो एक एज अ कॉम्प्लीमेंट प्रोवाइड करता है टू द नर्वस सिस्टम। लाइक नर्वस सिस्टम क्या करता है कि वो नर्वस सिस्टम जो है वो बहुत सारी मस्कुलर एक्टिविटीज़ को हमारी बॉडी में जो है वो परफॉर्म करवाता है। लाइक मस्कुलर एक्टिविटीज़ हो गई, उसके अलावा हमारे पास सिक्रेटरी एक्टिविटीज़ हो गई, तो हमारे पास नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। लेकिन अगर हार्मोनल सिस्टम की बात करें तो वो बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस जो होते हैं हमारी बॉडी में वो करवाता है। सो ये हमारे पास हार्मोनल सिस्टम था। तो अब हम लोगों ने हार्मोनल सिस्टम पढ़ लिया। अच्छा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में ये बता दूं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो इंपॉर्टेंट सिस्टम है नर्वस सिस्टम का, ठीक है। वो सब कॉन्शियसनेस लेवल्स जो होता है उसको कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है। लाइक पंपिंग, इंटरनल ऑर्गन के मेनली जो फंक्शंस होते हैं उनको करवाता है, लाइक पंपिंग ऑफ हार्ट, मूवमेंट ऑफ जीआईटी ट्रैक्ट, सिक्रीशन ऑफ द मैनी ग्लैंड्स। अच्छा, अब तो हम लोगों ने यहाँ पे हार्मोनल पढ़ लिया, एंड उसके अलावा हम लोगों ने कौन सा पढ़ा, नर्वस सिस्टम पढ़ लिया, ठीक है। अब हम लोग अब जो दूसरा जो हमारे पास समझने के सिस्टम है वो हमारे पास है
प्रोडक्शन ऑफ द बॉडी, मतलब ऐसे कौन से सिस्टम्स हैं जो कि हमारी बॉडी के में प्रोटेक्शन करवा रहे होते हैं। तो अब मेनली हम लोगों ने गाइटर ने चैप्टर नंबर 1 में फिलहाल जो डिस्कस किया उनमें इम्यून सिस्टम है और इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम है, लाइक स्किन सिस्टम है। अगर हम लोग इम्यून सिस्टम की बात करें तो बहुत सारी, मतलब हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत सारे वाइट ब्लड सेल से कंसिस्ट होता है, बहुत सारे ऐसे सेल जो वाइट ब्लड सेल से ड्राइव्ड होते हैं उनसे कंसिस्ट होता है, थायमस, लिम्फ नोड एंड लिम्फ वेसल्स, इन सब से जो है वो ये हमारी बॉडी जो है वो ये इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का जो कंपोज होता है या कंसिस्ट होता है। अच्छा, इसका काम क्या होता है कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करवाता है बैक्टीरिया से, वायरस से और बहुत सारे पैरासाइट, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन सब की से हमारी बॉडी को जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वो हमारे पास इम्यून सिस्टम है, जो कि वाइट ब्लड सेल और टिश्यूज जो कि ड्राइव होते हैं वाइट ब्लड सेल्स उनसे कंसिस्ट होता है, थायमस से हमारे पास कंसिस्ट होता है, लिम्फ नोड्स होती हैं और लिम्फ वेसल्स होती हैं। ठीक है, अच्छा इम्यून सिस्टम का अगर हम लोग मैकेनिज्म बताएं तो क्या करता है, सबसे पहले इसका जो मेन स्टेप है वो ये है कि अपने सेल्स को ये फॉरेन सेल से और फॉरेन जो सब्सटेंसेस आते हैं या फिर जो भी बैक्टीरिया वायरस आए हमारी बॉडी में उनको अपने इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं उनसे पहले इनको डिस्टिंग्विश करता है, मतलब कि एनालाइज करता है कि कौन से पार्टिकल्स बाहर से आए और कौन से मेरे अपने पार्टिकल्स हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, ये बहुत सारे ऐसे केमिकल्स रिलीज करवाता है जो कि डिस्ट्रॉय करते हैं इन फॉरेन बॉडीज को। ठीक है, लाइक ये सबसे पहले क्या कराएगा, तो ये प्रोड्यूस करता है सेंसिलाइज लिम्फोसाइड और स्पेशल प्रोटीन्स लाइक एंटीबॉडीज़ वगैरह अपनी बॉडी में बनाता है, और फिर वो क्या करती हैं, या तो वो आइधर उन बॉडीज़ को न्यूट्रलाइज कर देती हैं जो फॉरेन बॉडीज़ आई हैं या फिर उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली इम्यून सिस्टम का काम होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम की, तो ये हमारे पास पहले इम्यून सिस्टम की बात हो गई कि किस तरीके से उसने एंटीबॉडीज़ अपनी उसमें जनरेट की और फिर उन एंटीबॉडीज़ ने हमारी जो भी फॉरेन बॉडीज़ आई थी उनको न्यूट्रलाइज कर दिया या फिर उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम लाइक स्किन सिस्टम। स्किन हमारी बॉडी को किस तरीके से जो वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सो गाइस, जब हम लोग स्किन की बात करते हैं तो स्किन और उसके जो वेरियस अपेंडेजेस हैं लाइक हेयर्स हैं, नेल्स हैं, ग्लैंड्स हैं और दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं स्किन में, वो किस तरीके से हमारी बॉडी को जो है प्रोटेक्ट करते हैं। एक्चुअली स्किन जो है एक कवरिंग प्रोवाइड करती है ताकि हमारी जो डीपर ऑर्गन्स हैं, डीपर टिश्यूज हैं, डीपर सेल्स हैं बॉडी के, उन सब को जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर कोई ऐसी चेंजेस आ जाती हैं तो वो हमारी बॉडी को इतना अफेक्ट ना करें, वो सब कौन करवाता है, हमारे पास इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम जो होता है वो हमें प्रोवाइड करता है, जो हमारे पास स्किन होता है। ठीक है, इसके अलावा जो स्किन का मेन दूसरा काम ये होता है कि एक्सक्रीशन ऑफ दी वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बहुत सारी करती हैं, लाइक एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर भी जो है वो स्वेट्स के जरिए जो हमारी स्किन के थ्रू एवरब्रेट हो जाता है। ठीक है, तो स्वेटिंग होती है हमारी बॉडी में, तो ये बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करवाने में भी हेल्पफुल होती है, बॉडी की टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, और ये एक जो है वो सेंसरी इंटरफेस जो है वो प्रोवाइड करती हैं बिटवीन बॉडी एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के दरमियान। अच्छा, हमारी बॉडी का जो 50% होता है बॉडी वेट, मतलब 12 to 50% वो स्किन जनरली कंप्राइज करती है, मतलब 12 to 15% हमारी बॉडी का जो वेट है वो ड्यू टू स्किन होता है। तो अब हमने इम्यून सिस्टम भी पढ़ लिया, स्किन भी पढ़ लिया, देन वी गो टू द रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन का जो सिस्टम है वो किस तरीके होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। ऑल्दो गाइटर ने भी इस बात को जो है यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि रिप्रोडक्शन को हम लोग ये मेनली नहीं कंसिडर कर सकते कि ये होम्योस्टेसिस हमारी परफॉर्म करता है, क्योंकि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि एक न्यू बॉडी जनरेट होगी। तो हम होम्योस्टेसिस के टर्म को इसलिए यहाँ पे इतना वैलिडली यूज नहीं कर सकते कि भाई एक डेथ हुई और उसके रिस्पॉन्स में न्यू स्पीशीज जनरेट हुई या न्यू ऑर्गेनिज्म जनरेट हुआ तो उसने होम्योस्टेसिस की इन्वायरमेंट ने, लेकिन हम लोग इस तरीके से इसको टर्म को यूज़ नहीं करते, लेकिन कभी कभी टर्म ये यूज़ हो भी जाती है कि मतलब हाँ रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो भी हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। लेकिन जो मेन जो फाइनल एनालिसिस होती है वो यही होती है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं और स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को जो है वो कंट्रोल करते हैं और ऑटोमेटिसिटी और जो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को उसको जो है वो कंटिन्यू रखते हैं। तो उसके लिए होम्योस्टेसिस की टर्म जो है वो यूज़ होती है। तो रिप्रोडक्शन के बारे में इतना कुछ खास पूछा भी नहीं जाता और इतना खास यहाँ पे फिलहाल होम्योस्टेसिस में इसका इतना जिक्र नहीं है। सो फर्दर आगे तो बहुत ही इसका इंपॉर्टेंट रोल है। सो गाइस, आज जो हम लोगों ने लेक्चर कवर किया उसके अंदर हम लोगों ने होम्योस्टेसिस में डिफरेंट सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को हम लोगों ने किया, इम्यून सिस्टम को किया, हार्मोनल सिस्टम को किया, रिप्रोडक्शन को किया
और इस तरीके से हमारा पता चल गया कि हमारे होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में, हमारी बॉडी की होम्योस्टेसिस को अचीव करने में कौन कौन से सिस्टम जो है वो हेल्पफुल होते हैं। आई होप ये लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। जो फर्दर लेक्चर है चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड वो भी यहाँ अब अपलोड किए जाएंगे। सो आप लोगों को अगर ये वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक किया करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को समझ आ रहा है। और इसके अलावा आपके जो भी क्वेरीज हैं या फिर आप लोगों को फर्दर किस टॉपिक पे लेक्चर चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो टिल दैट, अल्लाह हाफिज़ गाइस।